जय हिंद दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में 40 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसके आगे से शुरू करेंगे। ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। तो भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए थे। दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किस समय आए, इनके आगमन का सही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले मेगस्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। उसके बाद फाहियान आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। उसके बाद हेंसवांग हर्षवर्धन के समय आए थे। और फिर इत्सिंग जो कि 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद आए थे। तो ऑप्शन बी 3, 1, 4, 2 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो वो मगध था, क्योंकि उस समय मगध की जो भौगोलिक दशाएं थी वो बाकी जितने भी 16 महाजनपद के राज्य थे उनसे अच्छी थी। तो मगध उस वक्त सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य बैक्ट्रिया था। आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। और आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन यानी बंदरगाह से संचालित होता था। तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्ति या ताम्रलिप्त पत्तन से संचालित होता था। ताम्रलिप्त बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन शहर था। कथन ए पांडियन किलपनकु समूह की अहम एवं पूरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। कारण आर उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया। तो किलपनकु यानी कि जो संगमकालीन शिक्षा पत्र जो कविताएं होती थी, संगमकालीन शिक्षा पत्र कविताएं, उनको किलपनकु कहा जाता था। और अहम और पूरम जो कविताएं थी वो उत्तर संगम काल में लिखी गई थी, इसलिए उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उन्हें उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया था, क्योंकि अहम और पूरम जो कविताएं थी वो उत्तर संगम काल में उनकी रचना हुई थी। तो कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कथन आर है कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल था। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। प्राचीन भारत में जो भी सामंती व्यवस्था था उसका प्रारंभ या अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो कथन कारण दोनों ही सही है, लेकिन जो ए की सही व्याख्या कथन आर नहीं है, दोनों अलग अलग सही है। कथन एक अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। अशोक ने कलिंग को 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसको मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। 261 ईस्वी पूर्व। कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। तो भारत में प्रथम बार सैनिक शासन ग्रीकों या यूनानियों द्वारा व्यवहार में लाया गया था। सिकंदर जो कि अलेक्जेंडर भी कहते हैं, तो सिकंदर
अपने द्वारा जीते गए जितने भी राज्य होते थे वो अपने सैनिक अधिकारियों के अधीन रखता था या उनके अंतर्गत रखता था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में से किस एक का शासन था? तो सिकंदर या अलेक्जेंडर के हमले के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो हड़प्पा सभ्यता काल के नहीं है। चित्रित धूसर जो मृदभांड है वो उत्तर वैदिक काल के है। तो चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल के है। गंधार कला शैली कुषाण काल की है और अजंता चित्रकारी गुप्त काल की है। मुगल काल की नहीं है। अजंता चित्रकारी गुप्त काल की है और पहाड़ी चित्र शैली जो है वो मुगल काल की है। पहाड़ी चित्र शैली मुगल काल की है। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की। कथन ए कि हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की। हर्षवर्धन ने प्रयाग भी करी थी, प्रयाग में भी संसद आयोजित करी थी और कन्नौज में भी करी थी। और कारण है कि वो बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। तो कथन और कारण अलग अलग सही है, लेकिन जो आर है वो कथन एक ही सही व्याख्या नहीं करता। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को तो लोकप्रिय बनाना चाहता था, लेकिन उसने प्रयाग संसद इसलिए आयोजित की क्योंकि वो अपनी स्वयं की प्रसिद्धि चाहता था। अपनी स्वयं की प्रसिद्धि के लिए उसने प्रयाग संसद आयोजित की थी। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन जिसे अभी श्रीलंका कहते हैं, सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो चोल राजाओं में से सिलोन पर जो विजय प्राप्त की थी राजेंद्र जो है, तो उन्होंने सिलोन यानी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन इससे पहले जो राजाराज प्रथम है, इन्होंने आधे श्रीलंका पर या आधे सिलोन पर अधिकार कर लिया था। तो अगर आधे सिलोन के बारे में पूछे तो राजाराज प्रथम है, और अगर पूरे सिलोन के बारे में बोला श्रीलंका के बारे में तो वो राजेंद्र है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बुद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने करी थी। उसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और इनके जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो जो हड़प्पा संस्कृति से जो भी मोहरे या टेराकोटा कलाकृतियाँ में जो निरूपण नहीं हुआ है वो गाय का नहीं हुआ है। बाकी हाथी, गेंडा, बाघ इनका तो हुआ है, गाय का नहीं हुआ है। गाय के साथ साथ शेर, ऊंट और घोड़े इनका भी निरूपण नहीं हुआ है। अधिकतर जो भी हड़प्पा संस्कृति से जो भी मोहरें मिली है उस पर एक श्रृंगी बेल जो है उसकी आकृति अधिकांशतः मिलती है, एक श्रृंगी बेल की। तो गाय की नहीं मिलती, शेर की भी नहीं मिलती और घोड़े और ऊँट की भी नहीं मिलती। तो गाय, ऊँट, घोड़ा और शेर कभी भी मोहरे पर प्रदर्शित नहीं किया गया था उनको। सूची 1 प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातत्वीय खोज के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो प्राचीन स्थल लोथल, लोथल यानी गोदीबाड़ा, लोथल का है गोदीबाड़ा। कालीबंगन, कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा, धोलावीरा यानी कि हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला शिलालेख हमें धोलावीरा से मिला है। बनवाली, बनवाली यानी पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति को बनवाली कहते हैं। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो अंतिम तीर्थंकर को नहीं दर्शाती, प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभ देव उनको दर्शाती है। अंतिम तीर्थंकर तो महावीर स्वामी हैं जो कि 24वें तीर्थंकर थे। तो श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, हमने पिछली वीडियो में देखा था। और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो ये जो पवरन नामक समारोह होता था वो बौद्धों का होता था। तो इसमें जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। मतलब जो भी बौद्ध भिक्षु उनके द्वारा किए गए अपराध को स्वीकारने का अवसर प्राप्त होता था, तो उसी को पवरन नामक समारोह कहते हैं। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो विशाखदत्त का जो प्राचीन नाटक है मुद्रा राक्षस, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो उसकी विषय वस्तु थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज्य दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो उनके उत्थान और शक्ति के बारे में उन्होंने वर्णन किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज्य दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में वर्णन मिलता है मुद्रा राक्षस नाटक में। मुद्रा राक्षस। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। तो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य शासक थे, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक थे, उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो चोल जो शासक थे राज प्रथम, उन्होंने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित किया और प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो कथन एक सही है। दूसरा, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो जो चोल शासक जो राजेंद्र थे, उन्होंने दक्षिण में पूरे श्रीलंका को जीतने के बाद दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीता। तो दोनों ही कथन 1 और 2 सही है। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। तो शूद्रक द्वारा लिखी गई जो प्राचीन पुस्तक है मृच्छकटिकम, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो मृच्छकटिकम जिसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी, मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी। इसका विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। तो एक धनी व्यापारी चारुदत्त और एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा है मृच्छकटिकम। शूद्रक द्वारा लिखी गई संस्कृत पुस्तक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी। तो वर्तमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्तमान था। तो वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी। तो पुत्री नहीं थी, उनकी बहन थी। पुत्री नहीं थी, उनकी बहन थी। तो पहला तो नहीं होगा। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। और 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ बनारस से संबंधित थे। तो इन कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है वही सही होगा। फिर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो ये सही है कि मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी।
अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसके राज सिंहासन को हत्या लिया। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक, कण्व राजवंश का जो अंतिम शासक था वो था सुशर्मा। सुशर्मा को पद वंचित किया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 1, 2, 3 तीनों सही है। तो सबसे पहले नंद का राजवंश था। नंद के बाद मौर्य आए और मौर्य के बाद शुंग आए थे और शुंग के बाद कण्व आए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। तो जो फाहियान थे, चीनी तीर्थयात्री फाहियान, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। तो उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था, तो ये तो असत्य होगा। और चीनी तीर्थयात्री हेंसवांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिनिधि पाया। तो चीनी यात्री हेंसवांग ने हर्ष को बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं पाया था। उन्होंने हर्ष को बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं पाया। तो दोनों ही ऑप्शन जो होंगे वो सही नहीं होंगे। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। तो स्थूलबाहु के नेतृत्व में नहीं हुआ था, वो भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद, पाटलिपुत्र जो अभी आधुनिक पटना है उसको पहले पाटलिपुत्र कहते थे। तो पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए नहीं। जो भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे थे वे दिगंबर कहलाए थे। और जो स्थूलबाहु के जो नेतृत्व में रहे थे वो श्वेतांबर कहलाए थे। तो जो भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे थे वो दिगंबर कहलाए थे और जो स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहे थे वो श्वेतांबर कहलाए थे। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ऐसा ही है कि जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला है, ये सही है। और बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो जैन धर्म की जो प्रारंभिक अवस्था थी उसमें जैन धर्म मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते थे। लेकिन जब उनका विभाजन हुआ, जब जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में जब बढ़ गया था, तो जो श्वेतांबर के जो अनुयायी थे तो वो मूर्ति पूजा करने लग गए थे। वो बुद्ध की और उनके जितने भी तीर्थंकर थे उनकी मूर्तियों की पूजा करने प्रारंभ कर दी। तो वो विभाजन के पश्चात था, लेकिन जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में वो मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते थे। तो ऑप्शन सी ही सही होगा। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया, वशीकरण, ये सब अथर्ववेद में इनका वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित ये सब बुद्ध से संबंधित थे। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित बुद्ध से संबंधित थे, लेकिन मिलिंद जो थे वो बुद्ध से संबंधित या उनके बुद्ध के समकालीन नहीं थे। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे, लेकिन मिलिंद नहीं थे। तो ये इन तीनों के समसामयिक नहीं था, उनके समसामयिक नहीं था। तो कौन नहीं था? मिलिंद नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। प्राचीन नगर तक्षशिला जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो ये सिंधु तथा झेलम जो नदियाँ हैं उनके बीच स्थित था प्राचीन नगर तक्षशिला। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है?
तो मतलब भारत पर आक्रमण हुए थे तो सबसे पहले यूनानी ग्रीक आए थे, ग्रीकों ने आक्रमण किया था। उसके बाद शक और फिर कुषाण। तो यूनानी, शक, कुषाण, यूनानी, शक, कुषाण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। तो दक्षिण भारत यानी कि आंध्र के इक्ष्वाकु शासक जो थे वो बौद्ध मत के विरोधी नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने शासनकाल में बौद्ध मठ, बौद्ध विहार और बौद्ध की मूर्तियाँ भी बनाई थी। तो विरोधी नहीं थे, समर्थक थे। तो ये ऑप्शन गलत होगा। और पूर्वी भारत के पाल शासक, पूर्वी भारत के जो पाल शासक थे वो बौद्ध मत के समर्थक थे। तो ऑप्शन जो 2 है वो सही है। तो उपरोक्त में से कथनों में से निम्नलिखित सही है तो केवल 2 सही होगा। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जिसको इलाहाबाद को कौशाम्बी, पहले कौशाम्बी बोलते थे। तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? तो समुद्रगुप्त से संबंध है। समुद्रगुप्त के जो राजकवि थे हरिसेन, समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने इसको लिखा था, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का निर्माण अशोक ने करवाया था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा समुद्रगुप्त से संबंधित है, इसलिए इसका इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित होगा? समुद्रगुप्त से। बौधायन प्रमेय यानी बौधायन शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? तो बौधायन प्रमेय समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों से संबंधित है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद, तो अनेकांतवाद जैन मत जो होता है उसका होता है। अनेकांतवाद को श्यादवाद भी कहते हैं। अनेकांतवाद को अनेकांत अनेकांतवाद या श्यादवाद, इसके 7 रूपों में इसको व्यक्त किया गया। 7 रूप है इसके, जिसका पहला है, दूसरा है नहीं है, तीसरा है, तीसरा है और नहीं है, चौथा है कहा नहीं जा सकता, पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता, छठा है नहीं है किंतु कहा जा सकता है, और सातवां है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो अनेकांतवाद या श्यादवाद, इसे 7 रूपों में व्यक्त किया गया है। पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा है और नहीं है, चौथा कहा नहीं जा सकता, पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता, छठा नहीं है किंतु कहा जा सकता है, और जो 7वां है यानी कि नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो ये 7 अनेकांतवाद है। तो अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो वो जैन मत का है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। तो गुप्त काल के 2 है, एक तो है अजंता की गुफा और एक है बाघ गुफा।
तो इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। तो गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो एक तो है अजंता और दूसरा है बाघ गुफाएं। एक है अजंता, दूसरा है बाघ गुफा। तो जो अजंता की जो गुफा है वो धार्मिक विषयों से संबंधित है। अजंता की गुफाएं धार्मिक विषयों से संबंधित है, जबकि बाघ गुफाएं लौकिक विषयों से संबंधित है। लौकिक विषयों से संबंधित है बाघ गुफाएं। और जो अजंता में निर्मित जो 20 गुफाएं है, अजंता में निर्मित 20 गुफाओं में 16वीं और 17वीं गुफा गुप्तकालीन है। 16वीं अजंता में निर्मित जो 20 गुफाएं है उसमें 16वीं और 17वीं जो गुफाएं है वो गुप्तकालीन है। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती है? तो भारत ने अपने जो सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध थे वो बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। तो जो बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाएं चलती थी उससे जो समुद्री यात्राएं जो होती थी वो सरल हो जाती थी। तो बहुत जल्दी और आसानी से हम बंगाल की खाड़ी को पार कर जाते थे। इसलिए तो भारत ने आरंभिक जो सांस्कृतिक संपर्क और व्यापारिक संबंध थे वो बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। लौकिक भी थी और नगरीय सभ्यता भी थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। धार्मिक तत्व तो उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, ये कथन सत्य है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उस काल में तो वहाँ पर कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। फिर धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो धर्म क्या करता था? जो भी दायित्व होते थे व्यक्ति के स्वयं के या दूसरों के प्रति, तो उनकी संकल्पना था धर्म। तो ये सही था। और रीत एक मूलभूत नैतिक विधान था, यानी कि नैतिक मूल्य था जो सृष्टि या उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो कथन 1 और 2, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य है। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।